जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां स्पेस और डिफेंस रिलेटेड खबरों पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए नज़र डाल लेते हैं। पहली अपडेट की बात करें तो वो भारत और चीन के बीच जो तनाव है उसको लेकर के आ रहा है। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसला कुछ ऐसा है कि अब ये जो चीन और भारत के बीच तनाव है इसका रुख किसी और मोड़ने के लिए काफ़ी है। दरअसल चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा बलों को अब 15 दिनों के लिए युद्ध हथियारों और गोला बारूदों का स्टॉक तैयार करने का अधिकार दे दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच इस नए अधिकार और आपातकालीन खरीद की शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थानीय और विदेशी स्रोतों से रक्षा उपकरण और गोला बारूद के अधिग्रहण के लिए तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। ये कदम चीन व पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वार की संभावनाओं को देखते हुए पुख्ता तैयारी की दिशा में देखा जा रहा है। अब तक सेना ने तकरीबन 10 दिन के युद्ध के लिए स्टॉक जमा करने की छूट प्राप्त की थी। यानी सरकार ने अभी तक सेना को तकरीबन 10 दिन के लिए जो युद्ध की सामग्री है वो एकत्रित करने की छूट दी थी, जिसको बढ़ा करके अब 15 दिन कर दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI के सरकारी सोर्सेज ने बताया कि दुश्मनों के साथ 15 दिन के युद्ध के लिए स्टॉक तैयार करने के लिए अब कई हथियार प्रणाली गोला बारूद का अधिग्रहण किया जा रहा है। 10 दिन के बजाय अब 15 दिनों तक की स्टॉकिंग होगी। उन्होंने कहा कि रक्षा बलों के लिए स्टॉक की सीमा बढ़ाने की मंजूरी कुछ समय पहले ही दे दी गई थी। सशस्त्र बलों को पहले 40 दिनों के लिए युद्ध का जो स्टॉक था वो रखने की अनुमति थी, लेकिन हथियारों और गोला बारूद के भंडारण में आने वाली दिक्कतों के साथ साथ युद्ध के बदलते स्वरूप के कारण इसे कम करके 10 दिन कर दिया गया था। लेकिन अब उससे ये चीज़ बढ़ानी पड़ी और जो समय सीमा है वो 15 दिन की कर दी गई। दरअसल अगर हम इसके कारण की बात करें तो उरी हमले के बाद ये महसूस किया गया कि युद्ध के लिए स्टॉक कम है और तत्कालीन मनोहर पर्रिकर सर के नेतृत्व वाले रक्षा मंत्रालय ने सेना, नौसेना और वायुसेना के उपाध्यक्षों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ा करके 100 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यानी 100 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए उस समय उसको कर दिया गया था। फिलहाल तीनों सेनाओं को किसी भी उपकरण को खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए आपातकालीन वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं। इसके माध्यम से वे युद्ध में लगने वाले जो जरूरी उपकरण हैं उनकी खरीद कर सकते हैं। दरअसल इसका अगर हम एक मेन मुद्दे की बात करें, इस पे ऐसा क्यों किया गया, तो वो भारत और चीन के बीच टकराव है। क्योंकि इस समय चाइनीज़ एयरफोर्स पाकिस्तान में युद्ध अभ्यास कर रही है, जहां चाइना के फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स एक साथ उड़ान भरते देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत इसे एक टू फ्रंट वार वाली स्थिति समझ रहा है और भारत का समझना ठीक भी है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का कोई भरोसा नहीं। इसलिए भारत अपनी जो रक्षा तैयारियां हैं उनकी समीक्षा करने और ख़ुद को तैयार करने के लिए इस तरह के जो कदम है वो व्यापक पैमाने पर उठा रहा है, जो भारत के हित में ही आगे चल के काम आएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट INS विराट को लेकर के आ रही है। INS विराट को संग्रहालय में बदलने की जो एक उम्मीद है वो अब धुंधलाती हुई दिख रही है, क्योंकि उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती हैं। आइए जान लेते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। नौसेना के पूर्व विमान वाहक पोत INS विराट के संग्रहालय में तब्दील करने की उम्मीद अब धुंधलाती हुई दिख रही है। गुजरात की एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो युद्ध पोत को समुद्री संग्रहालय में बदलने का इरादा रखती है, उसके सामने कठिन और असंभव शर्तें रखी गई हैं। अलंग स्थित श्री राम शिप ब्रेकर के अध्यक्ष मुकेश पटेल ने NDTV को बताया, अगर सरकार द्वारा NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है और वे एकमुश्त पूरा भुगतान करते हैं तो यह संभव है। यह भुगतान तकरीबन 110 करोड़ रुपए का हो सकता है। पहले आई रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि श्रीराम ग्रुप ने सरकार द्वारा संचालित मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी MSTC से नीलामी के जरिए इस युद्धपोत को 38 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन अब वो उसकी कीमत तकरीबन 110 करोड़ रुपए वसूलना चाहते हैं। आपको बता दें कि श्रीराम समूह की अंतिम पेशकश ने एनवीटेक द्वारा युद्धपोत खरीद को कठिन बना दिया है।
क्योंकि खरीदार कंपनी को पूर्ण और अंतिम भुगतान करने से पहले अलंग में गाद में समा चुके युद्धपोत का निरीक्षण करना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एनडीटीवी को पता चला है, एनडीटीवी की तरफ से ये बताया गया है कि एनवीटेक श्रीराम ग्रुप को एक अंतरिम भुगतान करने के लिए तैयार था, लेकिन उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। इसके अलावा एनवीटेक ने श्रीराम ग्रुप को जो समझौते का ज्ञापन सौंपा है उसमें युद्धपोत का निरीक्षण करने की बात कही गई है। इसके अलावा तीसरी इंडिपेंडेंट पार्टी से इसके मूल्यांकन का प्रस्ताव रखा गया है। और एनडीटीवी को सितंबर में दिए गए एक बयान में श्रीराम ग्रुप के चेयरमैन और एमडी मुकेश पटेल ने कहा था कि वो सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को युद्धपोत बेचना चाहते हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय का ये दावा है कि अलंग स्थित शिप ब्रेकर कंपनी श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसने नौसेना की सेवा खत्म होने के बाद इसे खरीदा था, वह अब इसे बेचने के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। और आईएनएस विराट भारतीय नौसेना का जो कभी प्रमुख युद्धपोत था, अब इसके भविष्य में ही एक जो धुंधलेपन का बादल है वो छा चुका है। और अब इसे फ्यूचर में एक संग्रहालय में बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, वो अब हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट है इससे कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है कि आईएनएस विराट का क्या होगा और इसका भविष्य क्या है। और ये चीज़ हमें निकट भविष्य में ही पता चल पाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट Su-57 एयरक्राफ्ट को लेकर के आ रही है। रूस ने सुखोई 57 यानी Su-57 लड़ाकू विमान से अमेरिका में भी दहशत मचा रखी है। इस बात की बानगी वहां की मीडिया में देखने को मिली है। कई अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान से अमेरिका ही नहीं बल्कि नाटो के भी कई जो सैन्य ठिकाने हैं उनको खतरा हो सकता है। रूस के Su-57 को हर मायने में अमेरिकी F-35 से बेहतर बताया गया है। रूस का यह फाइटर जेट परमाणु मिसाइल ही नहीं बल्कि एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल को भी फायर करने में सक्षम है, ऐसा दावा यूएस मीडिया के तरफ से किया गया। द नेशनल इंटरेस्ट मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूस की 5वीं पीढ़ी के पहले स्टेल्थ लड़ाकू विमान Su-57 का मास प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। जल्द ही इसे रूसी एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। कुछ साल बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के बाजार में भी उतारा जाएगा। मैगजीन ने आगे लिखा कि जाहिर है कि ये खबर अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे नेटो के कई सामरिक ठिकाने जो हैं वो असुरक्षित हो जाएंगे। अपनी रिपोर्ट में द नेशनल इंटरेस्ट ने रूस के Su-57 को अपने क्लास का सर्वश्रेष्ठ एयर सुपियोरिटी फाइटर जेट करार दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि किसी भी अन्य विमान के मुकाबले डॉग फाइट के दौरान इस लड़ाकू विमान को बढ़त मिलेगी। यह भविष्य में नेटो देशों के लिए एक प्रमुख खतरे के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि इसकी टक्कर F-35 भी बहुत मुश्किल से ही कर सकता है। Su-57 लड़ाकू विमान खर्च के मामले में भी लॉकहीड मार्टिन F-35 से सस्ता है। इसकी डिज़ाइन और एवियोनिक्स भी ज़्यादा एरोडायनेमिक है, यानी कि अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो उसका जो एरोडायनेमिक है वो F-35 से ज़्यादा अच्छा है। और उनका मानना है कि इसके एवियोनिक्स भी F-35 से कम नहीं हैं और ये बिना आफ्टर बर्नर का उपयोग किए ही मार्क 2 की स्पीड प्राप्त कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। फिलहाल जो कुछ भी हो, कई मामले ऐसे आए हैं जब F-35 Su-57 को पीछे करता हुआ दिखता है और कई मामले ऐसे भी आए हैं जब Su-57 F-35 को पीछे कर देता है। जो कुछ भी हो, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और हम इसको सत्यापित नहीं करते। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।